वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट चैप्टर विच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसे देखने में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्क्रिबल करेंगे फटाफट फटाफट से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। CGST एक्ट सेक्शन 15। CGST एक्ट सेक्शन 15 एक इकलौता सेक्शन जिसके कंधे पे पूरे के पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का वजन है। तो सेक्शन 15 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। मैम निकालनी ही क्यों है? क्योंकि जीएसटी का अमाउंट कैसे आता है, आज मुझे कितना जीएसटी पे करना है, ये कैसे निकलेगा, मेरा वैल्यू क्या रहा, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल है। मतलब 1000 रुपए के गुड्स पे अगर 18% का रेट है तभी तो मेरा 180 का जीएसटी का फिगर आएगा। मैम रेट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट HSN कोड में सबके लिए रेट्स तो नोटिफाई कर ही देती है। प्रॉब्लम है वैल्यू कैसे निकालना। तो ये निकालने के लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 15, जहां पे सबसे पहले 15(1) बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू की। 15(1) बोलता है इतना दिमाग ही क्या लगाना, जिस अमाउंट पे ट्रांजैक्शन किया। भाई मान लो आज अगर कोई गुड्स 10 रुपए में खरीदे, 10 ही तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। 1000 में खरीदे, वही तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलता है, प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल, कि भाई एक्चुअली आपको क्या टैक्सेबल वैल्यू पे आप कर चुके हो या आपको पे करना है। कंडीशन है कि जो रेसिपिएंट है वो अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, मतलब सप्लाई रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और प्राइस एज इन मनी ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब कोई बार्टर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है तो फिर वैल्यूएशन रूल लगाना पड़ेगा। सिंपली इस तरीके से आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी 25 लाख में, तो 25 लाख ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सिर्फ 25 लाख दे रहा है और कुछ भी नहीं, तो वही टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगा दो। लेकिन मैम मैंने 25 लाख की गाड़ी खरीदी, बट सामने मैंने मेरी पुरानी गाड़ी भी दे दी, 5-6 लाख में पुरानी गाड़ी दी, उसको एडजस्ट किया, रिमेनिंग अमाउंट पे करा। तो मैम यहाँ पे मान लो कि मुझे गाड़ी सिर्फ 19 लाख में मिल गई और प्लस मैंने मेरी ओल्ड कार भी दी। 19 लाख प्लस ओल्ड कार दे के आज मैंने एक न्यू कार ली है। तो मैम ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली क्या पे करा, सिर्फ और सिर्फ 19 लाख का। लेकिन रेसिपिएंट अनरिलेटेड भी है, पर क्या सिर्फ 19 लाख ही सोल कंसिडरेशन है क्या? नहीं मैम, साथ में थोड़े और गुड्स और सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो फिर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर वैल्यूएशन रूल्स आते हैं जिसके हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी। सिंपल ट्रांजैक्शन वैल्यू सिर्फ तभी एक्सेप्ट होती है, सिंपल ट्रांजैक्शन वैल्यू सिर्फ तभी एक्सेप्ट होती है जब प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल बाय अनरिलेटेड पर्सन हो और मनी ही सोल कंसिडरेशन हो। ठीक है मैम, अब इसमें अपन करते हैं 15(2) के कुछ इंक्लूशंस। 15(2) के इंक्लूशंस क्या बोलते हैं? सबसे पहला, अगर जीएसटी और टीसीएस को छोड़ के दूसरा कोई भी टैक्स है, जीएसटी और टीसीएस को छोड़ के आपकी सप्लाई के रिलेटेड कोई लोकल टैक्स, कोई म्युनिसिपल टैक्स, या मान लो आप गुड्स को इंपोर्ट भी करते हो तो कस्टम ड्यूटी भी लग जाता है, तो जीएसटी और टीसीएस को छोड़ के दूसरा कोई भी ड्यूटी, सेस, टैक्स वगैरह आपकी सप्लाई पे लग रहा है तो उसको भी ऐड करना वैल्यू में, उसके बाद पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे करना। मतलब मैम अगर 20 लाख के गुड्स इंपोर्ट करते हैं और मान लो उस पर 5 लाख का कस्टम ड्यूटी भरा, तो अब मुझे गुड्स का वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी पूरे 25 लाख को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के और इस पे जीएसटी भरना पड़ता है। तो सिंपली एक इनकम टैक्स एक्ट का जो टीसीएस है वो छोड़ दो, और जीएसटी पे कभी जीएसटी नहीं लगता तो वो छोड़ दो। उसके अलावा कोई भी दूसरा टैक्स, सेस, फीस, सरचार्ज अगर आपकी ओरिजिनल सप्लाई से रिलेटेड है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, और उस पूरे अमाउंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। ये कौन सा टीसीएस है मैम? इनकम टैक्स एक्ट वाला टीसीएस है। समझ गए मैम? क्योंकि बिल का जो अमाउंट होता है ना उसमें प्लस एक्स्ट्रा टीसीएस जुड़ के फिर बिल जाता है ना, तो उस पर जीएसटी मत लगाओ। टीडीएस में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि टीडीएस में बिल का अमाउंट तो वही रहता है, पर्सन पेमेंट करते टाइम पेमेंट काट के पेमेंट करता है। टीडीएस इज अ सेपरेट थिंग ऑफ इनकम टैक्स, उसमें डाउट आना नहीं चाहिए पूनम। लेकिन टीसीएस तो बिल में एक्स्ट्रा जुड़ता है ना, तो उसको आप वैल्यू में ऐड मत करो। टीडीएस बिल में एक्स्ट्रा जुड़ता थोड़ी ना है, राइट मैम? फिर बी पॉइंट बोलता है कि सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन था जो रेसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया। सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन था जो रेसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया, कि मान लो हमने अग्री ऐसा किया था कि आप मुझे क्या करना, 6000 रुपीज देना, आप मुझे 6000 रुपीज देना और बदले में मैं आपको ये सफल बैच, पावर बैच प्रोवाइड करवा दूंगी।
और मैंने बोला कि एक और काम करना ना, वो आपके एरिया में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसको ना मुझे 500 रुपए देने थे, तो आप प्लीज मेरी तरफ से वो 500 रुपए उसको दे दोगे। तो अल्टीमेटली आप अगर समझो तो 6000 प्राइस तो आपने मुझे दिया, प्लस मेरा 500 का ऑब्लिगेशन था जो मुझे किसी और को देके फुलफिल करना था, वो आपने मेरे बिहाफ पे फुलफिल कर दिया। तो ये 500 भी वैल्यू में जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको ना देते तो आप मुझे देते। तो ऐसे केस में 6500 अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो सप्लायर का कोई भी ऑब्लिगेशन है जो रेसिपिएंट फुलफिल कर लेता है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो सप्लायर इनकर करता है और रेसिपिएंट से रिकवर करता है। तो मान लो ओरिजिनल सप्लाई के साथ अपन ने फ्रेट, कमीशन, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वेट चार्जेस वगैरह कोई भी दूसरी इंसिडेंटल सर्विस साथ में सप्लाई कर दी, तो ये सभी एक कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाते हैं, और जो भी अपना ओरिजिनल सप्लाई था उसी रेट ऑफ टैक्स से सब कुछ टैक्सेबल हो जाता है। बट द कंडीशन हियर इज सप्लायर ने एक्सपेंस इनकर करा और रेसिपिएंट पे चार्ज करा। अभी मान लो क्या हुआ कि आपने मुझसे ये कैलकुलेटर परचेज किया था, ठीक है, या अपन सिंपल एग्जांपल लेते हैं बुक का। मान लो आज आप फास्ट एजुकेशन की वेबसाइट से बुक ऑर्डर करते हो। लेट्स अज्यूम 800 रुपीज की बुक है, लेट्स अज्यूम 800 रुपीज 750 रुपीज की बुक है। अब मैंने इसमें बोला कि चलो ठीक है, आपको डिलीवरी सब कुछ घर पे ही मिल जाएगा। अब आपने ये बुक ऑर्डर करी, मैंने एक्चुअली मैंने 150 रुपीज का एक्सपेंस इनकर करा, ब्लू डार्ट से DTDC से आपको बुक भिजवाई, और 150 रुपीज का मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्सपेंस इनकर करा है आपको ये बुक कुरियर से भिजवाने के लिए। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 800 होगा, या मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 950 होगा। मैम इंसिडेंटल एक्सपेंस आपने इनकर तो करा है, लेकिन एक बात बताओ कि जब आप लोगों को बुक भेजूंगी, आपको जो बिल दूंगी, क्या उसमें मैं ये 150 अलग से ऐड कर पाऊंगी? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि आपने जो ओरिजिनली प्राइस बोला था उसमें शायद आपने ये मान के ही प्राइस बोला होगा कि यार 150 का तो मेरा शिपिंग कॉस्ट होता है, वो दिमाग में रख के ही आपने शायद ये बुक का प्राइस डिसाइड करा होगा। मतलब भले ही आप एक्चुअली फ्रेट का, कुरियर का एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, पर क्या आप स्टूडेंट से जो MRP बोली है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो क्या? नहीं मैम। तो फिर ये दोबारा से वैल्यू में नहीं जुड़ता है, यही ओरिजिनल अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है। मान लो मैंने एक बंदा बिठा रखा है कि कोई भी बुक बच्चे को निकले उसके पहले ये बुक चेक होनी चाहिए कि कोई पेज मुड़ा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, और वो बंदा पर बुक मुझसे 10 रुपीज चार्ज कर लेता है। पर बुक वो बंदा मुझसे 10 रुपीज ले लेता है कि भाई 10 रुपीज में मैं आपकी बुक चेक कर दूंगा। तो ये एक्सपेंस मैंने इनकर तो करा है, पर आपने बोला मैम हमें हमको क्या पता, हमने थोड़ी ना बोला था बंदा बिठाओ, आप यूं ही भेज दो। मतलब मैं आप पे वो 10 रुपए ऊपर चार्ज नहीं कर पाई, तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन इसकी जगह मान लो आपने ही मुझे बोला कि हम एक बंदा बिठा दो ना यार, कभी कभी गलत बुक आ जाती है, 10-10 रुपए क्या होगा, 10-10 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, हम दे देंगे। मतलब यहाँ पे सप्लायर ने एक्सपेंस इनकर भी करा, और रेसिपिएंट के बिल में अब जो भी बुक का अमाउंट होगा ना, प्लस मैं 10 रुपए जोड़ के आपको बिल में दूंगी, मतलब मैंने रेसिपिएंट से इसको रिकवर भी किया है। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सप्लायर ने इनकर करे होने चाहिए और रेसिपिएंट पे चार्ज करे होने चाहिए, रेसिपिएंट से रिकवर किए होने चाहिए, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाते हैं। देन उसके बाद डी पॉइंट बोलता है कि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह मिलती है, तो अभी अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन में देखा था कि जिस दिन रिसीव हो जाएगी उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में अपन बोलते हैं कि अगर लेट पेमेंट के खातिर, लेट पेमेंट के चलते कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह आपको ओरिजिनल गुड्स सर्विसेज के सप्लाई के साथ मिलती है, तो वो भी ओरिजिनल गुड्स सप्लाई की वैल्यू में जुड़ जाएगी, और जिस रेट से आपके ओरिजिनल गुड्स सर्विसेज टैक्सेबल है उसी रेट से ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो मैंने गुड्स तो सप्लाई करे 1000 रुपीज में, मैंने बोला टाइम पे पैसा नहीं दिया तो 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया और फिर मुझे 500 की पेनल्टी भी दे दी, तो अल्टीमेटली हम मान लेंगे कि 1500 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो भी GST का रेट मेरे ओरिजिनल गुड्स पे लगने वाला था 5, 12, 18 वॉट एवर इट इज, वही रेट इस इंटरेस्ट पे भी लग जाएगा। सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कॉम्पोजिट सप्लाई में आ जाते हैं, तो प्रिंसिपल गुड्स का जो, प्रिंसिपल सर्विसेज का जो रेट ऑफ टैक्स है वही फिर इन सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट वगैरह पे भी लग जाता है। ठीक है मैम। एक और एग्जाम्पल, मानो मैंने मेरी फैक्ट्री के बाहर यहाँ पे गुड्स रख दिए, मैंने कस्टमर को बोला तुम तुम्हारे हिसाब से फ्रेट वगैरह अरेंज करवा लेना, मैं तो मेरी फैक्ट्री के बाहर डिलीवरी देती हूँ। अब कस्टमर ने अपने हिसाब से किसी कुरियर कंपनी को हायर करा और ये गुड्स यहाँ से उठा के यहाँ मंगवाए,
तो क्या ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वैल्यू में ऐड होंगे? नहीं मैम, क्योंकि ये तो सप्लायर ने ना तो इनकर करे ना रेसिपिएंट से चार्ज करे। रेसिपिएंट ने अपने आप ही कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके और अपनी तरफ से ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कर लिए, ना तो हमने बिल में चार्ज करे ना हमने हमारी जेब से इनकर करे एज सप्लायर। तो ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। इसलिए दो कंडीशन है, एक्सपेंस इनकर होना, रेसिपिएंट से रिकवर होना। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह जिस दिन रिसीव हो जाती है उस दिन आपकी वैल्यू का पार्ट बन जाती है। एंड लास्ट ई पॉइंट बोलता है कोई भी अगर नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है तो वो भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। अगर लमसम सब्सिडी पे होती है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनती है, और गवर्नमेंट सब्सिडी होगी और प्राइस लिंक्ड होगी तो भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी प्राइस लिंक सब्सिडी होनी चाहिए कि पर गुड पर सर्विस अपन एग्जैक्टली मैच कर सके कि इतना इतना सब्सिडी मिला है, वो भी गवर्नमेंट से नहीं, एनजीओ हो सकता है, कोई कंपनी का सीएसआर वगैरह कुछ भी हो सकता है, बस गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, और प्राइस लिंक सब्सिडी है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बन जाएगी। एक एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि भाई ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, स्कूल बच्चों को बुक बेचती थी 50 रुपए में, एक एक नोटबुक 50-50 रुपीज में। मैंने बोला अरे यार पढ़ाई बच्चों का हक है, ऐसे मत करो, 20 रुपीज में बुक दो। स्कूल ने बोला मैम 30 का क्या होगा? मैंने बोला मैं देती हूँ ना। तो अब स्कूल बच्चों को बुक कितने में दे रही है? 20 में, यानी बच्चे अनरिलेटेड है और बच्चों के लिए तो 20 मनी ही सोल कंसिडरेशन है। मतलब मैम प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल 20, रेसिपिएंट अनरिलेटेड, मनी सोल कंसिडरेशन, लेकिन 20 वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगा। प्लस अपन क्या करेंगे, अब पर बुक 30 रुपीज मैं स्कूल को दे रही हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ क्या? नहीं, और पर बुक आप लिंक कर सकते हो, प्राइस लिंक 30 का सब्सिडी, तो एक्चुअली अब इस बुक का वैल्यू ऑफ सप्लाई 20 + 30 ही रहेगा और 50 रुपीज पूरे पे ही जीएसटी कलेक्ट करना रहता है। तो सब्सिडी, लेकिन इसके जगह यही मैंने स्कूल को बोला कि 5 करोड़ रुपए रखो मेरी तरफ से 5 करोड़ रुपए बच्चों को सस्ती बुक देना, तो क्या ये 5 करोड़ पर बुक अपन लिंक कर पा रहे हैं क्या? नहीं मैम, तो ये 5 करोड़ फिर वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। सब्सिडी हैज टू बी प्राइस लिंक्ड एंड नॉन गवर्नमेंट, तो ही वो वैल्यू का पार्ट बनेगी। सो ऑन एंड ऑल अभी तक क्या पढ़ा मैम? 15(1) बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल, रेसिपिएंट अनरिलेटेड है और मनी ही सोल कंसिडरेशन है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। प्लस उसमें 15(2) के इंक्लूजन आ सकते हैं, जीएसटी टीसीएस को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस। सप्लायर का ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट ने फुलफिल कर दिया। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आपने क्या करे हैं, ऐसे सप्लायर इनकर करे और रेसिपिएंट से रिकवर कर लिए। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी आपको रिसीव हो जाए और नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक सब्सिडी, ये सब आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद सेक्शन 15(3) बोलता है एक्सक्लूजन्स के बारे में कि मैम अगर कोई डिस्काउंट दिया क्या वो वैल्यू में से माइनस होगा क्या? हाँ, अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट है या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट है जो आपने इनवॉइस में शो कर रखा है। आज मान लो मैं एक जीन्स लेने गई, ऑलरेडी ऑफर उन्होंने मुझे बता ही रखा था कि भाई 10 मान लो 2 जीन्स खरीदने पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, 3 जीन्स खरीदने पे 1 जीन्स फ्री मिल जाएगी, या ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि भाई सप्लाई होने के पहले ही डिस्काउंट डिसाइडेड था, या तो सप्लाई हो रही थी, बिल बन रहा था, मैंने बोला ऐसे क्या कर रहे हो भैया, अपनी तो पहचाने दो ना, 10 रुपए का 20 रुपए का डिस्काउंट। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही उन्होंने डिस्काउंट दे दिया और इसको इनवॉइस में शो कर दिया। तो ऐसा प्री एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डिस्काउंट बिंदास आप वैल्यू में से माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्काउंट हुआ, मतलब इस डिस्काउंट को वैल्यू में जोड़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन मैम आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है, सप्लाई तो ऑलरेडी हो चुकी है, सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैंने पीछे से कॉल किया कि अरे यार भैया ये डिस्काउंट दो ना, ये सप्लायर ने खुश होकर सामने से बोला कि प्राइस रीनेगोशिएशंस करते हैं, पहले थोड़ा महंगा बेच दिया था, अब अपन अगर डिस्काउंट देते हैं सप्लाई होने के बाद, आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ 3 कंडीशन जो फुलफिल करने पे वो रिड्यूस होगा वैल्यू से, अदरवाइज नहीं होगा। मैम अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये डिस्काउंट प्रायर अग्रीड होना चाहिए, हमने पहले से अग्री कर रखा था कि सप्लाई के बाद हम ऐसा डिस्काउंट देंगे। दूसरा, हम बोलते हैं कि लिंक कर सके हम पर्टिकुलर इनवॉइस से, ये कौन से इनवॉइसेस को लेके ये डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, ऐसा लिंक करना पॉसिबल होना चाहिए। और तीसरा, अगर आज हम डिस्काउंट देके वैल्यू कम करते हैं तो सीधी सी बात है सामने जो रेसिपिएंट है उसको भी तो प्रपोर्शनेट आईटीसी कम करना पड़ेगा। अगर हमारे लिए सेल का वैल्यू कम हुआ तो उसके लिए परचेज का वैल्यू कम हुआ, परचेज का वैल्यू कम हुआ तो जितना आईटीसी वो ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम ले चुका है उतना प्रपोर्शनेट आईटीसी अब उसको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। अगर ये ऑल 3 कंडीशन फुलफिल होती है, यस ऑल 3,
ऑल थ्री कंडीशन फुलफिल होती है यस, तो फिर ऐसा सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट आप वैल्यू से रिड्यूस कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ऐसे सप्लाई के बाद दिए गए सेकेंडरी स्टैगर्ड टाइप ऑफ डिस्काउंट्स आप वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकोगे। फिर आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो अपने अकाउंट एडजस्टमेंट के लिए। हावेवर गवर्नमेंट आपको जीएसटी एडजस्टमेंट करने यहाँ पे नहीं देगा। तो 15.3 एक्सक्लूजन सिंपल सा बोलता है 15.3 ये 15.1 ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड पेबल, 15.2 के इंक्लूजन्स एंड देन यहाँ पे 15.3 के एक्सक्लूजन्स बोलते हैं। बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया है तो वैल्यू में इंक्लूड मत करो, एक्सक्लूड कर दो। आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है, प्रायर अग्रीमेंट लिंक टू इनवॉइस और रेसिपिएंट अगर प्रपोर्शनेट आईटी से रिवर्स करता है, सब कुछ ओके है तो आप वैल्यू में से रिड्यूस करो, अदरवाइज आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। और इस टाइप के जो सेकेंडरी डिस्काउंट्स होते हैं उसमें जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होती, आप बस कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। डन मैम। अब उसके बाद आता है सेक्शन 15.4। सेक्शन 15.4 बोलता है कि भाई देखो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे। ऐसा कब होगा मैम, मान लो मनी ही सोल कंसिडरेशन नहीं है, सामने वाला मेरा रिलेटेड पर्सन है, ऐसा कुछ भी हो गया, प्रिंसिपल एजेंट की डीम्ड सप्लाईज वगैरह हो गई है शेड्यूल 1 के हिसाब से, तो इन सारी सिचुएशंस में वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे निकालेंगे। तो सेक्शन 15.4 बोलता है अब हम तुम्हें खूब सारे वैल्यूएशन रूल्स पढ़ाएंगे, वो वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई करना और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रूल 27। रूल 27 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा जब मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है। मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है मतलब कोई तो और गुड्स या सर्विस बार्टर एक्सचेंज में दी गई है, तब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखने का अपन ने सप्लाई क्या करा। मान लो आज मैंने एक मोबाइल सप्लाई करा, सामने मुझे 50,000 रुपीज मिल रहे हैं और प्लस एक कैलकुलेटर मिल रहा है एक्सचेंज में। मैंने मोबाइल सप्लाई करा, एक सेकेंड, यस मैंने मोबाइल सप्लाई करा और सामने मुझे 50,000 रुपीज और एक कैलकुलेटर मिल रहा है, मतलब मैम मनी तो सोल कंसिडरेशन नहीं रहा। तो अब मेरे ये मोबाइल सप्लाई करने की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। क्या इस मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या, कि मतलब मैं मोबाइल इसको नहीं किसी नॉर्मल इंसान को नॉर्मली बिजनेस में बेचता तो मोबाइल कितने में बिकता है मैम, आंसर आता है 55,000 में। तो आप आगे और कुछ भी मत सोचो, सीधा 55,000 को ही आप क्या कर लो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो। अगर आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कि नॉर्मली बाकी लोगों को कितने में बेचते हो ये अवेलेबल है, तो फिर जाने दो ना कैलकुलेटर की क्या वैल्यू है, क्यों ये सब कैलकुलेट करना। सीधा सीधा क्या सोचोगे आप कि ओपन मार्केट वैल्यू है ना हमारे पास कि हम नॉर्मली दूसरे लोगों को कितने में सप्लाई करते हैं, येस दिस इज अवेलेबल टू अस, देन दिस ओनली बिकम्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन आंसर आता है नो मैम, हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ये मोबाइल हम ऐसे नॉर्मली ओपनली मार्केट में बेचते ही नहीं है। तो एक काम करो, आपको मनी कितना मिला है ये सोचो। मैम हमें 50,000 रुपीज मिले हैं और प्लस आपको जो कैलकुलेटर मिला है उसकी आज मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। भाई ये कैलकुलेटर अगर मैं मान लो OLX पे बेचने जाऊं मैम 3,000 में बिक जाएगा शायद, तो मनी प्लस मुझे जो कैलकुलेटर मिला है, जो कंसिडरेशन मिला है, उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है। मैम मनी 50,000 का, कैलसी बेचने जाऊं तो 3,000 में बिक जाएगी, तो 53,000 मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मान लो मैम ये भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, कैलकुलेटर भी एकदम अजीब सा ऐसा कस्टमाइज्ड कैलसी है कि इसका कोई फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं है, तो अब वापस सोचो कि मोबाइल, चलो मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू अपने पास नहीं है, जो अपन ने सप्लाई दिया उसके जैसे दूसरे मोबाइल्स होंगे ना मार्केट में, सिमिलर फीचर वाले, सिमिलर सारी चीजों वाले, सिमिलर बॉडी वाले, वो कितने में बिकते हैं। मतलब जो अपना ओरिजिनल सप्लाई है उसका जो लाइक काइंड और क्वालिटी वाला गुड्स है, लाइक काइंड और क्वालिटी वाला गुड्स है, वो कितने में बिकता है। अगर वो अवेलेबल है तो इसको ले लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैम ऐसा भी नहीं है, ऐसा गजब का मोबाइल बेच रहे हैं कि ना तो वो मोबाइल किसी और को बेचते हैं ना उसके जैसा कोई और लाइक काइंड क्वालिटी वाला मोबाइल किसी और को बेचते हैं, तो फिर अल्टीमेटली क्या करोगे,
मनी कितना मिला है मैम, 50,000 मनी मिला है, प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जो भी आपको कैलकुलेटर का एडिशनल कंसिडरेशन रहेगा। मैम ये मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी चीज की अगर जीएसटी में किसी भी चीज की आपको मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है तो आप रूल 30 अप्लाई करोगे। रूल 30 बोलता है कॉस्ट इंटू 110%। तो ये कैलकुलेटर आपने ओरिजिनली क्या कॉस्ट पे बनाया होगा या खरीदा होगा उसका आप क्या करना, 110% यहाँ पे जोड़ देना, प्लस आपने जो भी मनी दिया ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं निकल पा रहा मैम, कोई रास्ता ही नहीं बचता, तो फिर अल्टीमेटली रूल 31 बोलता है रेसिड्यूअरी मेथड के बेस्ट जजमेंट बेसिस पे आपको क्या सही लगता है, बाकी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेना। वंस अगेन मेरे साथ एक बार स्क्रिबल कर लो रफ शीट में। रूल 27 बोलता है क्रोनोलॉजी हमेशा फॉलो करेंगे, भटकेंगे नहीं। मतलब हमने जो सप्लाई करा मोबाइल, क्या उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है? हाँ, तो यही रुक जाओ, यही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, आगे बढ़ना ही नहीं है, क्रोनोलॉजी में ही जाना है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ही आप स्टेप 2 पे आओगे, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ही आप स्टेप 2 पे आओगे। स्टेप 2 क्या बोलता है, आपको मिला क्या, यहाँ पे आपने क्या दिया, देखा कि आपने दिया क्या, सप्लाई क्या हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखोगे कि आपको मिला क्या, तो मैम हमें मनी मिला है और कैल्सी मिला है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। मैम ये हो जाता है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा मैम, तो वापस देखो कि हमने क्या दिया, सप्लाई क्या हो रहा है मोबाइल, तो क्या उसका कोई लाइक काइंड क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है क्या? हाँ, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसको बना दो। नहीं मैम वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वापस सोचो कि हमें मिला क्या, तो दिया मिला ऐसा आपको करना है। तो मैम वापस हमें क्या मिला है, मनी, कितना मनी मिला, और प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जो भी एडिशनल चीज अपने को मिली है। पूरे जीएसटी में किसी भी चीज की मॉनेटरी वैल्यू अगर निकालनी है तो सिंपली क्या करने का, कॉस्ट का 110% जो रूल 30 में लिखा हुआ है। एंड अल्टीमेटली मैम सारे हथकंडे अपना लिए फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट रिसोर्ट है आपके पास रूल 31, और रूल 31 बोलता है रेसिड्यूअरी मेथड में बेस्ट जजमेंट बेसिस के हिसाब से आजू बाजू के सारे वैल्यूएशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए क्या सही लगता है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। डन मैम, क्रोनोलॉजी आपको हमेशा फॉलो करनी ही पड़ेगी, आप सीधा ये ऑप्शन नहीं ले सकते अगर आपके पास ये वाली वैल्यू अवेलेबल है तो। बस पर्टिकुलरली सर्विस के केस में क्या हो जाता है ना कि कभी कभी कॉस्ट निकालना सर्विस का मुश्किल हो जाता है। आज मान लो मैं आपको टीचिंग करती हूँ तो पर लेक्चर मेरा क्या एग्जैक्ट कॉस्ट आता है वो निकालना बहुत मुश्किल है, तो सर्विस के केस में आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ तक तो क्रोनोलॉजी फॉलो करनी ही है, फिर उसके बाद आप रूल 31 को रूल 30 के पहले लगा सकते हो, क्योंकि कॉस्ट निकालना मुश्किल है और रेस्टोरी मेथड निकालना सिंपल है। तो सर्विस में खाली आप रूल 31 रूल 30 के पहले अप्लाई कर सकते हो, बाकी तो आपको हमेशा क्रोनोलॉजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस वॉज अबाउट रूल 27। अब अपन बात करते हैं रूल 28 की, जिसमें अमेंडमेंट भी है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। रूल 28(1) पहले देखेंगे। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं रूल 28 कब आता है, सबसे पहले तो जब भी आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ सप्लाईज करते हो, जब भी आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ सप्लाई करते हो, एजेंट नहीं, एजेंट के लिए अलग से रूल है रूल 29, एजेंट यहाँ नहीं आएगा, उसके लिए अलग से रूल है रूल 29। नॉर्मल रिलेटेड पर्सन एज इन सोफा कोप्स, वो सोल एजेंट, फैमिली, कंट्रोल ऑफिसर, एम्प्लॉय, पार्टनर, ये शेयर्स होल्ड करते हो 25% या उससे ज्यादा, ये सारे रिलेटेड पर्सन, और सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाला डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर इनके साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो शेड्यूल 1 के हिसाब से वो डीम्ड सप्लाई भी बनता है बिना कंसिडरेशन के भी, तो फिर कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, ये सब अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, आपने जो भी सप्लाई करा उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या? हाँ, तो वो ले लो, नहीं अवेलेबल है तो लाइक काइंड क्वालिटी ले लो, नहीं तो फिर आप रूल 30 रूल 31 अप्लाई कर दो, सिंपल। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मनी सोल कंसिडरेशन का प्रॉब्लम है तो मनी प्लस कुछ करें, ये मनी प्लस वाले अपन क्या करते हैं, पॉइंट्स को हटा देते हैं। फिर अपन सिंपल क्या बोलेंगे कि अपन ने जो भी दिया बस वही देखो, क्या उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वो लो, नहीं तो फिर लाइक काइंड क्वालिटी का वैल्यू ले लो, नहीं तो फिर कॉस्ट इंटू 110% करके देख लो, नहीं तो फिर रूल 31 रेसिड्यूअरी मेथड लगा दो। इससे आपका जो भी आंसर आता है उसको आप कंपेयर करोगे, इससे आपका जो भी आंसर आएगा, अगर मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करा, ये हूं मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करा और वो खुद नहीं रखेगा, आगे इन गुड्स को फर्दर सप्लाई करने वाला है,
अगर मेरा रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन आगे इन ऐसे गुड्स को फर्दर सप्लाई करने वाला है तो वो अपने कस्टमर से क्या चार्ज करता है उसका 90% मैं हम दोनों के बीच का वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकती हूँ। क्या बोला? या तो ये जो आंसर आया ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड रूल 3031 ये, या तो फिर अगर मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करा और वो आगे अपने कस्टमर को सप्लाई करेगा, उसका कस्टमर भी उसका अनरिलेटेड पर्सन रहना चाहिए, तो वो अपने अनरिलेटेड कस्टमर से जो चार्ज करेगा उसका 90% दोनों में से जो भी लोअर है मेरे लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, वो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या बोला? ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो, नहीं तो लाइक एंड क्वालिटी, नहीं तो रूल 3031। प्रोवाइजो बोलता है कि अगर गुड्स फर्दर सप्लाई हो जाते हैं बाय रेसिपिएंट एज सच तो उसने अपने कस्टमर से क्या चार्ज करा, कस्टमर बीइंग अनरिलेटेड, उसका 90% आज आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हो। हावेवर आप ये सब भूल जाना। क्या बोला? आप ये सब कुछ भूल जाना, सब तेल लेने गया। अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को जो भी सप्लाई करा है उस चीज का वो फुल आईटीसी लेने को एलिजिबल है, कहीं उसको कोई आईटीसी ब्लॉक नहीं हो रहा है इस चीज का, जो भी मैंने उसको सप्लाई करा है, तो हम जो इनवॉइस में डिक्लेयर कर देंगे, हम जो बोल देंगे वही गवर्नमेंट मान लेगी एज हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या बोला? जब भी मैं मेरे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करती हूँ और वो सामने फुल आईटीसी को एलिजिबल है ना, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। अपन ने जो भी डिक्लेयर करा, अपन ने जो भी इनवॉइस में डिक्लेयर करा वही गवर्नमेंट मान लेगी एज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू, उसी को गवर्नमेंट डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेती है। तो अगर रेसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए तो फिर आप जो डिक्लेयर करते हो इनवॉइस में उसी को आप डीम्ड एक्सेप्ट कर लो एज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट से हाँ कि ना। नहीं मैम, मजा आ रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो फिर उसके बाद ये जो पूरा इतना सारा अमेंडमेंट ऐड हुआ है रूल 22 को रूल 28 को लेके, ये बोलता है कि 28(1) को तो जाने दो, छोड़ दो। उसके अलावा अब अगर पर्टिकुलर एक सर्विस, अगर देखो पूरा रूल 28 सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो। अब रूल 28(2) बोलता है कि रूल 28(1) को छोड़ दो, अगर कॉर्पोरेट गारंटी दो रिलेटेड कंपनीज के बीच में दी जा रही है, कॉर्पोरेट गारंटी बोले तो मानो ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्या है, रिलेटेड पर्सन है। बी लिमिटेड को लेना है बैंक से लोन, बी लिमिटेड को लेना है बैंक से लोन, तो ऐसे केस में ए लिमिटेड जो इसका रिलेटेड पर्सन है, मान लो उसने गारंटी दे दी इसके बिहाफ पे। मैम गारंटी देना तो क्या होता है, जीएसटी में सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब ए लिमिटेड ने गारंटी दी है बी के बिहाफ पे, तो हो सकता है कि ए बी से गारंटी के लिए कोई कंसिडरेशन भी चार्ज करे या ना भी करे, लेकिन क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है तो एनी विच वेज भी ये डीम्ड सप्लाई तो हो ही जाएगा, तो हमें वैल्यू तो इसका निकालना ही पड़ेगा। बराबर। देखो मानो कि अगर ए और बी रिलेटेड नहीं होते और गारंटी दी जाती तो फिर जनरल रूल अप्लाई होता, कंसिडरेशन नहीं है तो नो सप्लाई, है तो जो कंसिडरेशन है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये दोनों कंपनीज जिन्होंने एक दूसरे को कॉर्पोरेट गारंटी दिया है ये रिलेटेड पर्सन होगी ना, तो ही रूल 28 अप्लाई करना, तो ही रूल 28 अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई कर देना। अगर मैंने आपके बिहाफ पे ऐसे ही गारंटी दे दी, अपन दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जानते मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं है लेट्स अज्यूम, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये रूल फिर तभी अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ, ये रूल तभी अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ कब मैम, जब हम लोग रिलेटेड पर्सन है आपस में। तो नॉट विथ स्टैंडिंग 28(1) value of providing corporate guarantee service on behalf of recipient located in India। अब यहाँ पे एक ये अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो लोन ले रहा है, जो गारंटी सर्विस का रेसिपिएंट है, जो पर्सन जो कंपनी लोन ले रही है वो इंडिया की ही होनी चाहिए। जिसने गारंटी दिया वो इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया के बाहर का भी हो सकता है, लेकिन जिसने गारंटी का सर्विस लिया है, जिसने लोन लिया है बैंक से, वो तो कंपलसरी इंडिया में ही होना चाहिए। राइट मैम। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब भी कॉर्पोरेट गारंटी किसी रेसिपिएंट के बिहाफ पे प्रोवाइड करी जाती है और आप रिलेटेड पर्सन हो तो यहाँ पे आना, आप रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो तो जनरली आपने गारंटी देने के लिए जो पैसा लिया होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ नहीं लिया तो कुछ नहीं वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है तो कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी डीम्ड सप्लाई तो बन ही जाती है। राइट मैम। तो यहाँ पे जो लोन लेने वाला रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड है
उसके रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन ने उसके बिहाफ पे किसी को गारंटी दिया, तो ऐसे केस में कितना गारंटी दिया उसका 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर आपका रेसिपिएंट मतलब जिसने ये लोन लिया है वो इस गारंटी सर्विस का फुल आईटीसी लेने को एलिजिबल है, तो जो भी आप इनवॉइस में डिक्लेयर कर दो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये तो पूरे रूल 28 पे अप्लाई होता ही है कि अगर मेरा रेसिपिएंट फुल आईटीसी लेने को एलिजिबल है तो भाड़ में जाए पूरा प्रोविजन, हमने जो डिक्लेयर कर दिया इनवॉइस में वही डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिल रहा है फॉर एनी रीजन, कि मान लो लोन जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो एक एग्जाम पर्पस है या किसी भी रीजन से रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले पा रहा है इस गारंटी सर्विस का, तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे कितने का गारंटी दिया उसका 1% या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। यहाँ पे ये पर एनम वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों मैम? क्योंकि समझो कि मान लो अगर 5 साल का लोन है, 1 करोड़ का लोन है फॉर 5 ईयर्स, तो आपको करना क्या है 1 CR इंटू 1% इंटू 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1% अमाउंट इन्होंने बोली है वैल्यू ऑफ सप्लाई ये पर एनम है। अगर 6 महीने का लोन होगा तो आपको 0.5% करना पड़ेगा, 5 साल का लोन है तो आपको 1 इंटू 5% करना पड़ेगा। मतलब जो 1% आपको लेना है गारंटी अमाउंट का वो पर एनम बेसिस लेना है। तो अगर लोन का टेन्योर बड़ा है तो उतना परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, लोन का टेन्योर कम है तो उतना परसेंटेज भी कम हो जाएगा। बराबर मैम। मैम अगर गारंटी देने वाले लोग एक से ज्यादा लोग हैं, तो मान लो मेरी होल्डिंग कंपनी और मेरी एक और रिलेटेड कंपनी दोनों ने मिलके एक साथ गारंटी दिया, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर मोर देन 1 एंटिटी को गारंटर एक साथ गारंटी देते हैं तो जिसने जितना अमाउंट गारंटी किया है उतना प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई उनमें बट जाता है। बराबर मैम। आपको हमेशा लेना क्या होता है गारंटी अमाउंट एंड नॉट द लोन अमाउंट। कि मान लो लोन तो मैंने 1 करोड़ का लिया पर आपने गारंटी 50 लाख का ही दिया, तो आप 50 लाख का ही 1% करो, आपको लोन अमाउंट से क्या मतलब। आपने गारंटी कितने का दिया उसका 1% अपने बीच में गारंटी सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। सब भूल जाने का, अगर सामने वाले को फुल आईटीसी मिलता है गारंटी सर्विस के लिए तो जो आप डिक्लेयर करोगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता है। अभी तक लोन डिसबर्स हुआ कि नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मान लो ए लिमिटेड ने गारंटी दे दिया बी लिमिटेड को, मतलब बैंक को गारंटी दिया बी लिमिटेड के बिहाफ पे, तो ये सप्लायर है ये रेसिपिएंट है गारंटी सर्विस को लेके। बैंक तो क्या करने वाली है बस लोन देने वाली है। तो मैंने मेरा पूरा गारंटी दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट कर दिया, मेरा सारा काम खत्म हो गया। तो अब बी लिमिटेड को लोन कभी भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सप्लाई तो पूरी कंप्लीट हो गई, तो बी लिमिटेड इस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूरा आईटीसी भी ले पाएगा। लोन डिसबर्समेंट अलग सर्विस है और मेरा गारंटी देना एक अलग सर्विस है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि लोन भले ही डिसबर्स हुआ हो कि ना हुआ हो, गारंटी देने का काम पूरा खत्म हो जाए तो गारंटी की सर्विस के लिए आईटीसी रेसिपिएंट ले सकता है। अगर मान लो ये लोन आगे कोई और बैंक टेक ओवर कर लेती है तो ऐसे केस में अगर सेम गारंटी कंटिन्यू होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मान लो आपने नया गारंटी प्रोवाइड करा, गारंटी को रिन्यू किया, ऐसा कुछ भी किया, तो फिर दोबारा से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के जीएसटी पे करना पड़ेगा। 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो ये गारंटी देने के लिए अगर बी लिमिटेड ने एक्चुअली कोई कंसिडरेशन दिया है ए लिमिटेड को तो वो कंसिडर कर लो। कि मान लो मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया 1 साल के लिए, तो उसका 1% आता है 1 लाख। पर मैंने वैसे भी ये गारंटी दे दे मेरा रिलेटेड पर्सन, इसके लिए उसको 1.5 लाख पे करा है, तो हायर क्या है 1.5 लाख, तो इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई लो। लेकिन अगर आपने कम पे किया है तो एटलीस्ट 1 लाख तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आईटीसी मिलता है फुल इस गारंटी सर्विस के लिए तो आप जो डिक्लेयर करो वो एक्सेप्टेबल है, सब कुछ चलता है। ठीक है मैम। तो अगर लोन टेक ओवर हो जाती है किसी और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अंडर सेम कॉर्पोरेट गारंटी तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रेश गारंटी दोबारा से इशू होती है, रिन्यू होती है, कुछ भी होगा तो वापस से इसी तरीके से जीएसटी पेएबल आ जाएगा। और अगर कोई रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन इंडिया के बाहर का है, उसने इंडिया की कंपनी को गारंटी का सर्विस दिया है, तो ये जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा उस पे इंडिया की कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे करना पड़ेगा। दोनों कंपनी इंडिया की ही है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। और अगर मैम
इंडिया की कंपनी ने इंडिया की बाहर की रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या कर दिया, गारंटी दे दिया, तो वो यहाँ पे रूल 28 में फॉल ही नहीं होता, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा और वहां पे रूल 28 टू एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सपोर्ट्स तो जीरो रेटेड सप्लाईज हो जाती है, राइट मैम। तो लोन लेने वाली कंपनी कंपलसरी इंडिया की ही होनी चाहिए। लोन की गारंटी देने वाला इंडिया के बाहर का होगा, तो जिसने लोन लिया, गारंटी लिया, वो आरसीएम में टैक्स भर देगा, और अगर दोनों इंडिया में है तो एफसीएम में टैक्स पे हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑफ गारंटी सर्विस होती है, एक्सपोर्ट ऑफ गारंटी सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो वो यहाँ पे रूल 28(2) में फॉल नहीं होती है। बोलो अंडरस्टूड, यस और नो। ये अपना पूरा रूल 28 का अमेंडमेंट है जो May 25 एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी। एक तो पर एनम ध्यान रखना कि 1% ऐसा 5 साल का लोन है तो सीधा 1 करोड़ का 1% करके मत आना। जितने का लोन है वो भी नहीं देखना, लोन में से अपन ने कितने की गारंटी दी है वो देखने का। पहले तो गारंटी अमाउंट, और वो भी पर एनम 1% है, जितने साल है मल्टीप्लाई बाय 1% करके और गारंटी अमाउंट लेना, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ये चीज खास दिमाग में ध्यान रखना। और दूसरी, ये अप्लाई ही तब होगा जब दोनों रिलेटेड कंपनी या डिस्टिंक्ट कंपनी है, और उसमें भी जिसने गारंटी का सर्विस लिया है वो इंडिया में होना चाहिए। और अगर सामने वाले को फुल आईटीसी मिल रहा है तो सब भूल जाओ, जो आपने डिक्लेयर करा इनवॉइस में वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे 5-6 छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ भी पूछ के आपको क्वेश्चन में वो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, और अमेंडमेंट है तो आने की फुल प्रोबेबिलिटी भी रहती है। डन मैम। देन मूविंग ऑन टू रूल 29। रूल 29 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ गुड्स। अब यहाँ सर्विस नहीं आता, क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 के हिसाब से प्रिंसिपल ने एजेंट को, एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई कर दिए फ्री में, तो वो डीम्ड सप्लाई बनता है। सर्विस के लिए तो कंसिडरेशन लगता है, तो जो कंसिडरेशन होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। गुड्स के लिए क्योंकि मैम डीम्ड सप्लाईज भी आती है, तो अगर एक प्रिंसिपल ने एजेंट को, एजेंट ने प्रिंसिपल को कोई भी गुड्स सप्लाई कर दिए, तो रूल 29 के हिसाब से अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेते हैं। सिंपल, कोई क्रोनोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम पास नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया। अगर ओपन मार्केट वैल्यू लेना है तो वो लो, नहीं तो आपका रेसिपिएंट अपने अनरिलेटेड कस्टमर से क्या चार्ज करेगा उसका 90%, विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू आप ऑप्ट कर लो, नहीं तो रूल 30, रूल 31 अप्लाई कर लेना, कोई टेंशन ही नहीं है। रूल 29 इज वेरी सिंपल, प्रोवाइसो वेवाइसो कुछ नहीं। रूल 29 ने सीधा बोल दिया कि एजेंट ने प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर गुड्स सप्लाई करे तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, या तो 90% ऑफ आपने अपने अनरिलेटेड पर्सन से क्या चार्ज कर लिया बीइंग अ रेसिपिएंट, विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू आप ऑप्ट करो, कुछ नहीं तो रेसिडुअरी केसेस रूल 30 कॉस्ट इंटू 110%, और रेसिडुअरी केसेस का तो अपने पास ऑप्शन है ही है। अगर मैं अपने सोल एजेंट के साथ डील करती हूँ, सोल एजेंट तो मैम जीएसटी में रिलेटेड पर्सन होता है, तो एक सोल एजेंट के लिए आपको रूल 28 लगाना पड़ेगा, रिलेटेड पर्सन वाला। बाकी सारे कॉमन जनरल एजेंट के लिए अपन बोलते हैं कि रूल 29 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाता है, राइट मैम, डन। बोलो रूल 27 जब मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है, रूल 28 जब रेसिपिएंट रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है, रूल 29 प्रिंसिपल एजेंट, रूल 30 कॉस्ट इनटू 110% मॉनेटरी वैल्यू, रूल 31 बेस्ट जजमेंट बेसिस पे वैल्यूएशन करना। पांचों वैल्यूएशन रूल डन डना डन डन एंड सॉर्टेड टू एवरीवन। टेल मी यस मैम। चलो क्विकली बोलो हाँ मैम, समझ रहे हैं सब कुछ आपके साथ। डन मैम। अब आता है 15(5) जो बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक नोटिफाइड सप्लाईज के लिए इसी तरीके से वैल्यूएशन करना जैसे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रूल 31A। अगर लॉटरीज का सप्लाई हो रहा है तो लॉटरीज ऑर्गेनाइज कौन करता है मैम, स्टेट गवर्नमेंट्स नॉर्मली। कैसे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई वगैरह करके। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि भाई लॉटरीज के केस में फेस वैल्यू क्या है टिकट का, मतलब एक्चुअली टिकट कितने में बेचा आपने लॉटरी का। मैम मैंने क्या करा, 480 रुपीज में लॉटरी का टिकट बेच दिया, ऑफिशियल गैजेट में उसका प्राइस 500 नोटिफाइड था। दोनों में से हायर क्या है, उसको 28% से डीम्ड इंक्लूसिव जीएसटी मान के एक्सक्लूसिव बना के जो हायर होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब 480 डिवाइड बाई 28 128%, 500 डिवाइड बाई 128%, जो भी हायर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो एक्चुअली किस फेस वैल्यू पर टिकट सेल हो रहा है, या तो फिर गैजेट में क्या प्राइस नोटिफाइड है जो हायर है उसको डिवाइड बाई 128% करके और एक्सक्लूसिव बना के वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेने का।
देन उसके बाद मैम एक्शनेबल क्लेम्स है, एज इन बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग वगैरह। जितना टोटल 100% पैसा लगाओगे पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, पूरे पे ही आपको जीएसटी भरना आ जाएगा, राइट मैम। उसके बाद रूल 31B और रूल 31C सिंपली स्क्रिबल करके इजीली समझा देती हूँ। तो देखो, रूल 31B आता है ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह के रूल 31B, सॉरी, रूल 31B इज फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्सेट्रा एंड रूल 31C इज फॉर कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग्स एंड कसिनोस। दोनों के कॉमन प्रोविजन ये बोलते हैं कि एक प्लेयर ने जितना भी मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट इज इन क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह, तो एक प्लेयर ने जितना भी कसिनो में क्या होता है, आप कसिनो में जाते हो, फिर वहां का वो टोकन, कूपन, चिप वगैरह खरीद लेते हो पैसे देके, फिर उससे आप आगे जाके सारे गेम्स खेलते हो, राइट। तो वो टोकन वगैरह, स्टैम्प, कूपन वगैरह खरीदने के लिए जितना भी मैंने एज अ प्लेयर टोटल मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट दिया, या तो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए मैंने टोटल, मान लो रमी वमी खेल रहे, जितना पैसा आपने लगाया है टोटल मनीज वर्थ वर्चुअल डिजिटल एसेट, वो पूरा का पूरा अमाउंट जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा और पूरे अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी भरना रहेगा। मैम मान लो कसिनो के मेरे थोड़े कॉइन्स, कूपन, चिप्स यूज ही नहीं हो पाए, मैं रिटर्न करने गई तो भी अब वो माइनस नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया, जीएसटी गया। मान लो मैम ऑनलाइन मनी गेम में 1000 रुपए डाल दिए थे, लेकिन सिर्फ 700 का ही गेम खेल पाई, 300 यूज भी नहीं किया मैम, पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, अगर वो आपको रिटर्न भी कर दिया तो भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से कम नहीं होगा। तो एक बार हम बोलते हैं कि प्लेयर ने जितना भी मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट गेम में डाल दिया, बिना कोई रिटर्न या रिफंड का रिडक्शन करे, आपको वो पूरी की पूरी अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान के और जीएसटी भरना रहेगा, राइट मैम। सेम गोज विद कसिनो में आपने जितना का भी टोकन इवेंट में कोई पैसा लगा दिया, कंपटीशन में पैसा लगा दिया, या टोकन, चिप्स, कॉइन्स कुछ भी खरीद लिया, उसको रिटर्न करोगे तो भी डिडक्ट नहीं होगा, वो एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई बना उस पर जीएसटी चला ही जाएगा। लेकिन मानो कि अगर मैं पैसा जीती हूं, मैंने 1000 रुपए डाले थे गेम में और अब वो 1000 होके 2000 हो गए, मैंने विन कर लिया मनी, अब दोबारा से और 2000 आगे गेम में लगा रही हूं, तो इस पे वापस से जीएसटी नहीं लगता है। मान लो मैम कसिनो में 5000 के कॉइन्स खरीदे, खेलते खेलते 5000 लगाए, 10,000 जीत गई, अब उसको और 10,000 को लगा के और गेम खेल रही हूं ना, तो ऐसे केस में अपन बोलते हैं कि जब आप अपनी विनिंग को ही गेम्स में, कसिनोज में री इन्वेस्ट करते हो, तो वो विनिंग पे वापस जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन ऐसा बोलता है कि जो भी अमाउंट आपको विनिंग से मिला है, कोई भी गेम, स्कीम, कंपटीशन, इवेंट, एक्टिविटी, प्रोसेस, कहीं से भी आपको विनिंग से जो भी अमाउंट मिला है ना, वो विनिंग आप एज इट इज फर्दर इवेंट में लगा दो, बिना विड्रॉ करे। सेम ही वेबसाइट पे, मान लो सेम वेबसाइट पे मैंने कुछ विड्रॉ नहीं किया, देखो अगर वेबसाइट ए से विड्रॉ करके वेबसाइट बी पे डालोगे ना, तो भी वापस टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जीते इधर थे, लगा इधर रहे हो। सेम कसिनो में, सेम वेबसाइट वगैरह पे अगर आप इस मनी को बिना विड्रॉ करे री इन्वेस्ट कर देते हो, तो इसको हम वापस से नहीं मानते हैं एज अमाउंट पेड, और वापस से इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बोलो रूल 31A, 31B, 31C, गॉट इट। 31A क्या था मैम? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। 31B ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स। और 31C इज कसिनो। यस मैम। उसके बाद आता है रूल 32। रूल 32 बोलता है कि भाई 5 पर्टिकुलर ऑप्शनल स्पेशल वैल्यूएशन मेथड्स है, कि ये 5 टाइप की सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए आप इस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। तो ये 5 चीजों के नाम रूल 32(1) में लिखे हैं। 5 चीजों के नाम, 5 विड्रॉ कर लिया तो खत्म ना बात, आगे इन्वेस्ट कर ही नहीं, विड्रॉ कर लिया खत्म हो गया, इनकम टैक्स, टीडीएस वगैरह लग जाएगा, घर ले जाना पैसा। विड्रॉ करने पे थोड़ी ना जीएसटी लगता है। वापस इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ना लगे कि यार वापस गेम खेला, वापस पैसा डाला तो वापस जीएसटी लगाएं, क्या? नहीं, मैंने जब पहली बार 500 डाले तब तो जीएसटी लगेगा ही। जीत वीत के विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने पे क्या हो जाता है मैम? इनकम टैक्स लग जाता है, वो टीडीएस वीडीएस कट जाता है विनिंग्स पे, वो सब करके मैं पैसा घर ले जाऊं। लेकिन मैंने विड्रॉ नहीं किया मैम, मैंने इसको वापस गेम में डाला, तो क्या वापस पूरे पे जीएसटी भरूं? द आंसर इज नो। विनिंग करके पहली बार पैसा गेम में डालोगे तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, विनिंग करके वापस उसी गेम में डालते रहोगे, नया पैसा नहीं, तो वापस जीएसटी नहीं लगता है। भाविका, रूल 32(1) बोलता है कि भाई 5 चीजें हैं, एक एक करके देखेंगे, जिनके लिए स्पेशल ऑप्शनल वैल्यूएशन रूल्स है। सबसे पहला 32(2) फॉरेक्स। अब 5 चीजों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो रूल 32(2) बात करता है फॉरेक्स का।
कि मान लो मैम डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करवा लिया, येन को पाउंड में कन्वर्ट करवा लिया, तो ऐसे केस में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि अपन को एक चीज तो पता है कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन जीएसटी में सर्विस का सप्लाई होता है, उस पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे फॉरेक्स में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछने का कि जो भी दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, अब देखो 32(2) में भी आपको दो ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने, आपको जो ऑप्शन चाहिए आप ऑप्ट कर सकते हो, 32(2)A और 32(2)B दोनों ऑप्शन है आपके पास। मान लो पहले अपन 32(2)A डिस्कस करते हैं, जो कि एक चार्ट मेथड है। बहुत भूख लगी है मैम, बहुत भूख लगी है, टेबल पे बैठने का टाइम नहीं है, फटाफट हम तो खड़े खड़े चाट खा लेंगे, फटाफट चाट खानी है, 32(2)A में आ जाओ। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि जो भी दो करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्या उन दोनों में से आईएनआर इन्वॉल्व करता है कोई? आंसर आया नो मैम। मैं यूरो देके येन ले रही हूँ, मैं पाउंड देके टेंगे ले रही हूँ, मतलब मैम जो दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है ना, दोनों में से किसी में भी आईएनआर तो है ही नहीं मैम। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, करेंसी 1 को आईएनआर में कन्वर्ट करो, करेंसी 2 को आईएनआर में कन्वर्ट करो, जो भी लोअर आएगा उसका 1% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने $100 एक्सचेंज करे हैं फॉर येन, कितने येन आएंगे आई डोंट नो, अभी रेट नहीं पता मुझे, चलो तो मान लो डॉलर येन का मैं रेट निकालूं, तो $100 से जितने भी एक्स येन आएंगे, अगर $100 को रुपये में कन्वर्ट करो और इस एक्स येन को रुपये में कन्वर्ट करो, कहीं ना कहीं फिगर सेम ही आनी चाहिए, ये सेम नहीं आई तो आर्बिट्राज हो जाएगा ना। आज अगर मैं $100 को रुपये में कन्वर्ट करूं और $100 जितने भी येन के बराबर होते हैं उसको रुपये में कन्वर्ट करूं, तो कहीं ना कहीं सिमिलर वैल्यू ही आनी चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस आया तो एएफएम आप पढ़ते हो, ट्राइंगुलर जियोग्राफिकल आर्बिट्राजेस हो सकते हैं, राइट मैम। तो कहीं ना कहीं दोनों करेंसीज को आईएनआर में कन्वर्ट करने पे वैल्यू आसपास ही आएगी। अब आसपास में भी जो लोअर आ जाती है ना, उसका 1% सीधा आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेने का, ठीक है मैम। लेकिन हम जो दो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लो रूपी डॉलर, उसमें तो आईएनआर इन्वॉल्व होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि जिस भी करेंसी के साथ आप डील कर रहे हो, क्या उसके लिए आरबीआई का रेट अवेलेबल है? मैम डॉलर के लिए तो होता है नॉर्मली, यस मैम। तो अब अपना क्या एक्चुअल बाइंग सेलिंग रेट है, उससे आरबीआई का क्या रेफरेंस रेट है मल्टीप्लाई बाय फॉरेक्स, जो एक्चुअल पैसा मेरे डीलर ने कमाया है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कि मैम गवर्नमेंट के हिसाब से मान लो रूपी डॉलर रेट चल रहा है 85, मैम रेफरेंस रेट के हिसाब से 85 का रेट चल रहा है, पर उसने मुझे डॉलर दिया 86 में, और ऐसे मैंने $900 एक्सचेंज करवाए, तो सीधा 1 × 900 900 रुपीज क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम बोलेंगे कि मैं उसको डॉलर बेचने गई मैम, मैं उसको डॉलर बेचने गई, तो नॉर्मली आरबीआई का रेट है 85, पर वो तो मुझसे सस्ता ही खरीदेगा, तो उसने मुझसे 84.5 में ही खरीद लिया, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई मान लो $1000 थे, तो उसने कितना एक्चुअली कमाया है वो क्या बन जाएगा 500 रुपए, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो अगर करेंसी आईएनआर इन्वॉल्व करता है और रेफरेंस रेट भी अवेलेबल है, तो आपका क्या एक्चुअल बाइंग सेलिंग रेट है, एक्चुअल रेफरेंस रेट से डिफरेंस निकालो, आपने क्या कमाया है, बस वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर मैम आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में कितना आईएनआर दिया या लिया, आईएनआर तो है ही मैम, या तो मैंने आईएनआर बेच के कोई और करेंसी ली होगी या कोई और करेंसी दे के आईएनआर लिया होगा, तो जितना भी आईएनआर दिया या लिया उसका 1% सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मार्च स्टार्टिंग में आ जाएगा मल्हन फैमिली, ठीक है मैम। चलिए बोलो डन एवरीवन। रूल 32(2)A, रूल 32(2)A क्या बोलता है कि जो दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, क्या उसमें आईएनआर है? हाँ मैम। तो क्या रेफरेंस रेट है? हाँ मैम। तो एक्चुअल डिफरेंस निकाल के एक्चुअल क्या कमाया है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं तो कितना आईएनआर दिया या लिया उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप बोलो कि दो करेंसी मैम आईएनआर बिना वाली है, दोनों ही करेंसी फॉरेन करेंसीज को मैंने एक्सचेंज करवा लिया, तो दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट करके 1% जो लोअर होगा उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाता है। देन मैम बोलते हैं कि अगर ये वाला मेथड नहीं ऑप्ट करना तो 32(2)B का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो, पर इसमें एक कंडीशन है कि जिस भी दिन आपने 32(2)B ऑप्ट कर दिया, उसके बाद ये साल खत्म होने के 31 मार्च तक आप वापस चेंज करके ए पे नहीं जा सकते। आप ए से बी पे कभी भी जा सकते हो, पर एक बार अगर बी पे आ गए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक आपको बी में कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। बी बोलती है शांति से बैठ के टेबल पे खाएंगे, शांति से बैठ के टेबल पे खाएंगे। ए तो क्या है, चार्ट का मेथड है। बी बोलता है शांति से बैठ के टेबल पे खाएंगे। अगर 1 लाख तक एक्सचेंज करवाते हो, अगर 1 लाख तक एक्सचेंज करवाते हो तो कितना एक्सचेंज करवाया उसका 1% या 250 विच एवर इज हायर।
बोले तो मैम मान लो 70,000 एक्सचेंज करवाया, 70,000 का 1% आ जाएगा 700 या 250 विच एवर इज हायर, 700 इज गोइंग टू बी माई आंसर। यानी मैम कम से कम 250 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मान लो 20,000 एक्सचेंज करवाया, 20,000 का 1% आएगा 200 या 250 हायर लूंगी तो 250 तो आंसर आ ही जाएगा। मतलब कम से कम टेबल मेथड पे 250 तो आना ही है, कम से कम टेबल मेथड पे 250 तो आना ही आना है। तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट या 250 विच एवर इज हायर। मैम 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख का 1% 1,000 तो फिक्स ही हो गया। अब उसके ऊपर कितना है, मैम मान लो 2,30,000 एक्सचेंज करवाया तो 1 लाख का 1% 1,000 तो मेरा फिक्स ही है। अब रिमेनिंग जो 1.3 लाख बचा है उसका आप ले लो 0.5% और दोनों का टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मैम 10 लाख से भी बड़ा है, मान लो 12 लाख एक्सचेंज करवा दिए तो पहले 1 लाख का 1% ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। नेक्स्ट 9 लाख का 0.5% ये आ जाएगा 4,500। ये 5,500 तो फिक्स हो ही गया। उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर क्या है मैम, और 2 लाख, उसका आप ले लो 0.1% और 2 लाख का 0.1%। एंड अब ये टोटल क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो 5,500 तो फिक्स हो ही गया, कैसे मैम, 1,000 एंड प्लस 4,500 प्लस अब 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है उसका 0.1% ले लो। एंड मैक्सिमम यहाँ पे 60,000 हो सकता है, विच एवर इज लोअर लेना है। मतलब अगर ये प्लस 0.1% वगैरह करके आपका आंसर 60,000 से बड़ा आ जाता है तो भी मैक्सिमम टेबल में आपका फाइनल लास्ट आंसर 60,000 ही रहेगा। मतलब टेबल मेथड में कम से कम 250 तो आएगा ही आएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मैम, 60,000 हो सकता है। 1 लाख तक 1%, 10 लाख तक 0.5% और उसके ऊपर 0.1%। मिनिमम 250, मैक्सिमम 60,000। बोलो क्लियर एंड डन एवरीवन। देन उसके बाद रूल 32(3) बोलता है एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट ओनली एयर ट्रैवल है, बस ट्रैवल रेल ट्रैवल कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रैवल एजेंट आपको बुकिंग्स वगैरह करवा के देता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल बुकिंग है तो बेसिक फेयर का 10%। बेसिक फेयर मतलब कोई भी दूसरे टैक्सेस, चार्जेस, सेस वगैरह इंक्लूड करे बिना जो बेसिक फ्लाइंग का चार्ज होता है, जिसपे नॉर्मली एयरलाइन कंपनीज कमीशन पे करती है, वैसे बेसिक फेयर का डोमेस्टिक बुकिंग के लिए 5% और इंटरनेशनल बुकिंग के लिए 10% बन जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है 32(4) लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इश्यू होती है और ओनली रिस्क है, जितना भी प्रीमियम पे करा है पूरा का पूरा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ रिस्क के कवरेज के लिए ही है, तो जितना टोटल प्रीमियम पे करा 100% ऑफ द प्रीमियम बनता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन मैम सिंगल एन्युइटी प्लान है, सिंगल एन्युइटी प्लान है तो फिर 10% ऑफ द प्रीमियम बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या बोला, ओनली रिस्क है तो 100% ऑफ द प्रीमियम, सिंगल एन्युइटी प्लान है तो 10% ऑफ द प्रीमियम। ऑल अदर मैम कोई रेसिड्यूरी केसेस है तो फर्स्ट ईयर में 25% ऑफ प्रीमियम, फिर जब भी रिन्यू करवाते रहोगे सेकंड सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ द प्रीमियम बनता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन मैम अगर सेविंग्स पॉलिसी है, सेविंग्स पॉलिसी मतलब मान लो अगर 100 रुपए का प्रीमियम दिया है, मैम 80 तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है और 20 सिर्फ मेरे रिस्क के कवरेज के लिए है। अगर आप ऐसा पॉलिसी होल्डर को पहले से बता देते हो कि भाई आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट में अलोकेट करोगे, प्रीमियम कलेक्ट करते टाइम अगर ये अमाउंट पहले से पॉलिसी होल्डर को बता दी जाती है तो इसको आप माइनस कर लो, तो बचा क्या मैम, 100 का प्रीमियम मिला, 80 इन्वेस्ट करने वाला हूं, पहले से इंटीमेट कर रखा है पॉलिसी होल्डर को, तो जो 20 बचा वही 20 मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर मैम ये चीज हमने पॉलिसी होल्डर को प्रायर इंटीमेट नहीं करी तो फिर ये पूरा 100 रेसिड्यूरी केस में चला जाएगा। क्या बोला, अगर ये अमाउंट इंटीमेट नहीं करते हो तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 100%, पूरा 100 वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनता, 100 रेसिड्यूरी केस में चला जाता है, फिर 100 का 25%, सेकंड सब्सिक्वेंट ईयर से 12.5%, इस तरीके से फिर ऑल अदर केसेस से अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेते हैं। तो सिंगल एन्युइटी प्लान होगा तो 10%, ओनली रिस्क कवरेज होगा 100%, रेसिड्यूरी केसेस में 25%, 12.5%, और सेविंग पॉलिसी में सीधा प्रीमियम माइनस अलोकेशन टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्री इंटीमेटेड है तो, प्री इंटीमेटेड नहीं है तो ऑल अदर केसेस में ले जाओ और वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। ठीक है मैम। अगर नो क्लेम बोनस की बात करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं है, बस इंश्योरेंस रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो नो क्लेम बोनस के पास आप लिख लेना, जनरल इंश्योरेंसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, सबके लिए, सारे इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ये जो वैल्यूएशन रूल पढ़ाया अभी, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए है।
अब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने इंसर्ट करा था, ये सारे इंश्योरेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। पहले तो ये समझो कि नो क्लेम बोनस क्या होता है मैम, व्हाट इज नो क्लेम बोनस। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मानो इस साल मैंने लिया एक कार इंश्योरेंस, इस साल मैंने क्या करा, एक कार इंश्योरेंस लिया और पूरे साल में मैंने कार कभी भी एक बार भी नहीं ठोकी मैम, इतना मस्त गाड़ी चलाती हूँ मैं, एकदम स्मूथ मक्खन, मैंने पूरे साल में कहीं गाड़ी नहीं ठोकी, एक भी क्लेम नहीं लिया। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर में वापस गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने बोला भाई मेरा कार का इंश्योरेंस वापस से रिन्यू कर दो, तो उन्होंने बोला यार ये तो बढ़िया आदमी है, लास्ट ईयर इसने सिर्फ प्रीमियम भरा 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 और 1 रुपए का भी क्लेम नहीं लिया, तो इस साल वो मुझे क्या कर देंगे, नो क्लेम बोनस दे देंगे कि भाई आप लोग छोटे मोटे क्लेम लेने हमारे पास आते भी नहीं हो, बहुत खुशी है, ये लो हमने आपको बोनस दिया। बोनस किस फॉर्म में मिलता है मैम, अगले साल जितना भी प्रीमियम होगा उसमें वो मुझे कुछ डिस्काउंट दे देंगे नो क्लेम बोनस के नाम पे, और अब मुझे ये एक नेट अमाउंट जीएसटी में गवर्नमेंट को पे करनी, सॉरी जीएसटी नहीं सॉरी, अब ये नेट अमाउंट मुझे इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन इज, ऐसा नो क्लेम बोनस मिलना क्या जीएसटी में सप्लाई होता है, क्या ये टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। मैंने कभी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मैं क्लेम नहीं लूंगी तो मुझे नो क्लेम बोनस देना। हमारा अल्टीमेट इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने का यही था कि अगर इन केस कोई भी लॉस, कोई भी इंजरी हुई तो हम सबसे पहले भाग के तुम्हारे पास आएंगे क्लेम लेने के लिए। हमारा इंटेंशन तो वही था, मतलब हमने कभी भी अग्री नहीं किया था कि हम रिफ्रेन करेंगे क्लेम लेने से जिसके कारण आप इसको सर्विस बना दो, नहीं मैम। मतलब ये नो क्लेम बोनस मिलना जीएसटी में सप्लाई ही नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं होता है। प्लस ये प्रायर अग्रीड होता है पॉलिसी के हिसाब से कि भाई आप क्लेम नहीं लोगे तो आपको इतना इतना नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो अगले साल मान लो आपका प्रीमियम 100 रुपए का था और आपको 10 का नो क्लेम बोनस दिया, तो फिर अब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 90 के हिसाब से ही निकलेगा इंश्योरेंस में और ना कि 100 के हिसाब से। ये नो क्लेम बोनस कोई सप्लाई नहीं है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसको आप एज अ डिस्काउंट माइनस कर सकते हो अगले साल के प्रीमियम से, और फिर जो भी आप नेट प्रीमियम भरोगे इस नो क्लेम बोनस को माइनस करने के बाद उस नेट अमाउंट पे ही फिर आपको जीएसटी के वैल्यूज डिटरमाइन करने पड़ते हैं। बोलो यस मैम, अंडरस्टूड। डन मैम। देन मूविंग ऑन टू रूल 32(5). रूल 32(5) अप्लाइज फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। रूल 32(5) अप्लाइज फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। ये क्या बोलता है कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स अगर खरीदते बेचते हैं तो पूरे के पूरे सेल वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मत लो। वो खरीदा बेचा जो निर्मला सीतारमण जी का वायरल वीडियो हुआ था उसमें उन्होंने एक्चुअली बोलने में गलती कर दी थी। बैर लॉ क्या है वो अपन पढ़ते हैं, बेचारे मैडम का इंटेंशन तो क्लियर ही था, वो बोल थोड़ा सा गलत गए जिसके कारण बैकलैश हो गया। तो अपन अब एक्चुअली समझते हैं कि प्रोविजन है क्या। सेकेंड हैंड गुड्स का प्रोविजन ऐसा बोलता है, सेकेंड हैंड गुड्स का प्रोविजन ऐसा बोलता है कि आप मार्जिन स्कीम का बेनिफिट लो। मार्जिन स्कीम मतलब अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीद बेच कर रहे हो तो ऐसे केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा माइनस परचेज प्राइस, आपने एक्चुअली क्या प्रॉफिट कमाया, क्या मार्जिन कमाया, बस इसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानो, इसी पे जीएसटी भर दो। नॉर्मली तो क्या होता है जितने में बेचते हैं पूरा सेल वैल्यू जीएसटी में वैल्यू बनता है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ मार्जिन, प्रॉफिट क्या कमाया, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, उसी के ऊपर आपको जीएसटी भरना रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन मैम, कि जब भी मैंने परचेज किए थे ये गुड्स ओरिजिनली तब मैंने आईटीसी नहीं लिया होना चाहिए। अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स खरीदती हूँ बेचती हूँ उनमें डील करती हूँ तो परचेज के टाइम पे अगर मैंने आईटीसी ले लिया तो मैटर खत्म, फिर तो नॉर्मल वैल्यूएशन रूल के हिसाब से पूरा सेल वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा ही। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपने अपने इनपुट पे परचेज करते टाइम आईटीसी नहीं लिया था, अगर तब आईटीसी ले लिया था तो मैटर खत्म, नॉर्मल जीएसटी के प्रोविजन लगेंगे। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया था तो आपको सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस करना है। लेकिन मैम ये नेगेटिव आ गया तो, अगर मुझे लॉस हो गया तो कि मेरा सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से भी कम है, मेरा सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से भी कम है, अगर इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो गवर्नमेंट सामने से तो जीएसटी देगी नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू को आप क्या कर लोगे, इग्नोर कर लोगे। अगर योर सेलिंग प्राइस इज लेस देन योर परचेज प्राइस बोले तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। ओनली अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस पे थोड़ी ना जीएसटी भरोगे, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो मार्जिन स्कीम में परचेज पे टाइम पे आपने आईटीसी भी नहीं लिया था तो बस मार्जिन वाले अमाउंट पे आपको क्या कर देना है, जीएसटी गवर्नमेंट को भर देना है। देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो यूं भी कुछ बेचता है तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है मैम, समझ गए। अब कार के केस में क्या होता है, ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल के केस में लोग इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन भी लेते हैं। लोग इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन भी तो लेते हैं कार का।
और कार की नॉर्मली रीसेल वैल्यू हमेशा कम ही होती है मैम परचेज प्राइस से। तो कार्स के लिए पर्टिकुलरली एज इन मोटर व्हीकल्स, ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल्स के लिए पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक काम करो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस मत लो, सेलिंग प्राइस माइनस इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएटेड वैल्यू ले लो। अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन लिया है तो आपको मार्जिन का बेनिफिट भी दे, आपको इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट दे, ऐसे दोनों लड्डू आप नहीं खा सकते हो। या तो आप एक काम करो, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन ले रहे हो अगर गाड़ी का, तो फिर आप सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू करके उस मार्जिन पे जीएसटी भरो। और नहीं मैम, मैंने इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, तो फिर आप सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर लो। नेगेटिव वैल्यू को सीधी सी बात है अपन इग्नोर ही करेंगे, राइट मैम। अब एक केस और है ये वाला कि मैम देखो आपने बोल तो दिया कि मार्जिन स्कीम लेना है विच इज सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है रीपोजेसिंग लेंडर की, जहां पे हम परचेज प्राइस निकाले कैसे, ये एक सवाल हो जाता है। आज मान लो मैंने आपको एक मशीन हायर परचेज बेसिस पे बेची है 10 लाख रुपीज में। मैंने आपको बोला 10 महीने तक 1-1 लाख का ईएमआई भरना और मशीन आपकी हो जाएगी। मैंने आपको आज सप्लाई कर दी। अब ऐसे केस में आपने मुझे 3 मंथ्स तक तो प्रॉपरली पेमेंट्स करे, 4th मंथ से पेमेंट करना बंद कर दिया। मैंने 1 महीना 2 महीना वेट किया एंड अल्टीमेटली 7th मंथ में मैं क्या करी, मशीन उठा के ले आई। अब मशीन तो वहां आपने यूज कर ली, ये तो सेकेंड हैंड गुड्स हो गए। अब लाके मैंने क्या करा, इस मशीन को अब मार्केट में बेचा। तो मार्जिन स्कीम में सेलिंग प्राइस तो ठीक है मैम, मैं मशीन को लाके जितने में बेचूंगी, मान लो मशीन नया नया ही था, 4-5 महीने में तो वापस ले आए, तो मशीन रीपरचेस करके मैं 9 लाख में इस मशीन को बेच भी पाई। द क्वेश्चन योर इज, इसका परचेज प्राइस क्या माने मैम? देखो मैंने जिसको सेल किया था, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन था, उसने इस मशीन का आईटीसी ले लिया था, तो ये मार्जिन स्कीम आएगी ही नहीं। फिर तो आप जितने में बेचोगे वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर आपका बोरोवर अनरजिस्टर्ड पर्सन था, इस मशीन पे आईटीसी नहीं लिया गया है कभी, तो ऐसे सिचुएशंस में अपन बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस आपने रीपरचेस करके क्या 9 लाख में बेचा, माइनस आप क्या करो, जो भी एक्चुअल डेट पे आपके बोरोवर ने परचेस करा था, वहां से आपने रीपरचेस करके जब भी बेचा तब तक कितने क्वार्टर गए। मान लो ये मशीन मैंने बेच दिया था 7 जन 2025 को, उसने मुझे जैन फेब मार्च में पेमेंट्स किए, अप्रैल में नहीं किए, मैंने मई जून जुलाई तक वेट किया एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, अक्टूबर में 3 अक्टूबर 2025 को मैंने मशीन रीपोजेस करके ले आया एंड अल्टीमेटली 20 दिसंबर 2025 को मैंने ये मशीन बेच भी दिया। तो अब ऐसे केस में परचेज था जैन में, रीपोजेस का डेट जाने दो, रीपोजेस करके आपने बेचा कब मैम, दिसंबर में। तो जैन से दिसंबर कितने क्वार्टर होते हैं मैम, 4 क्वार्टर। तो आपको करना क्या है, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय मान लो 18% का, सॉरी 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स। तो क्या आता है मैम, 9 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 4 1.8। तो आप करोगे क्या, सिंपली आपका ओरिजिनल सेल वैल्यू क्या था, सॉरी नॉट 9, यू हैव टू टेक 10। 9 में तो अपन ने बेचा है ना, वेरी सॉरी, 9 में तो अपन ने रीपरचेस करके बेचा है। ओरिजिनल परचेस प्राइस क्या थी, 10 लाख। तो 10 लाख का 5% मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर आता है 2। तो अब अपन बोलेंगे कि आपको करना क्या है, 10 लाख माइनस 2 कर लो एंड 8 लाख अब आप बच जाएगा आपका परचेज प्राइस। क्या बोला, ओरिजिनल जो भी परचेज प्राइस थी, ओरिजिनल जो भी परचेज प्राइस थी उसमें से जितने क्वार्टर यूज हो गया है उतने क्वार्टर का 5% रिडक्शन कर लो, जो बचा है 8 लाख, ये 8 लाख अब आपकी परचेज प्राइस बन जाएगी। आपने रिपर्चेस करके 9 लाख में बेचा, माइनस 8 लाख 1 लाख हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड था तो परचेज प्राइस कैसे निकालोगे, सेल प्राइस तो पता है रिपर्चेस करके कितने में बेचा, परचेज प्राइस के लिए 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर घटाना है, डेट ऑफ परचेज से लेके अल्टीमेटली रिपर्चेस करने के बाद जो डेट ऑफ डिस्पोजल होगा उस पीरियड के लिए। लेकिन अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर रजिस्टर्ड था तो बात खत्म, जितने में भी अपन पूरा सप्लाई करेंगे वो फुल वैल्यू ही अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। मोटर व्हीकल्स के लिए अगर इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन लिया है तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस नहीं करना है, सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू कर देना है। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑप्शनल वैल्यूएशन रूल विच इज रूल 32(6) जो बोलता है अगर कोई भी टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैंप है, तो मान लो एक वाउचर है जो 900 में इशू करा है लेकिन उसके सामने आप 1000 के गुड्स परचेस कर सकते हो, तो रिडेम्पशन प्राइस क्या है मैम, 1000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। वाउचर की इशू प्राइस इररिलेवेंट होती है, उस वाउचर को यूज करके आप कितने के गुड्स या सर्विस परचेस कर पाओगे, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है वही हमेशा इस वाउचर की भी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है। टू कंसोलिडेट एवरीथिंग,
टू कंसोलिडेट एवरीथिंग, रूल 32(1) सिर्फ 5 चीजों के नाम बताता है। चालू होता है रूल 32(2) से। फॉरेक्स में अपन ने एक चार्ट देखा, एक टेबल देखी। देन 32(3) was for air travel agent, domestic booking 5%, international booking 10%. Rule 32(4) was for लाइफ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली, रिस्क है तो 100%, एन्युइटी है तो 10%, रेसिडुअरी में 25%, 12.5% नेक्स्ट ईयर से, और सेविंग में प्रीमियम माइनस अलोकेशन टू इन्वेस्टमेंट, बस वो प्रायर इंटीमेटेड होना चाहिए। देन 32(5) बोलता है सेकेंड हैंड गुड्स के केस में अगर आईटीसी नहीं लिया है तो आप क्या कर लो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर लो। कार्स मोटर व्हीकल्स के केस में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लिया है तो सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू कर लो। और वो रीपोसेसिंग बोरोवर के केस में परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं ये अपन ने देख लिया। एंड 32(6) बोलता है कि वाउचर, टोकन, कूपन, स्टैंप वगैरह के लिए जितने में भी वो वाउचर रिडीम होगा ना, रिडीम, वही आपकी वाउचर की भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बोलो डन, क्लियर, अंडरस्टूड, ओवर एंड आउट एवरीवन। यस मैम। Then moving on to a very simple rule which is rule 33 for pure agent. Rule 33 बोलता है कि अगर आप एज अ सप्लायर अपने रेसिपिएंट के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस इनकर करते हो जिसके आप बिल्कुल भी मजे नहीं ले रहे हो, मेरे रेसिपिएंट ने मुझे बोला था, मेरे रेसिपिएंट का कॉन्ट्रैक्ट था किसी थर्ड पार्टी के साथ, मान लो आज ऑफिस में आप किसी के लिए जीएसटी, चलो आप किसी के लिए आरओसी की एप्लीकेशन करते हो कि आपने अपने क्लाइंट को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देने का सर्विस दिया, तो आरओसी की कुछ फीस वगैरह भी आपको भरनी पड़ती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्टीमेटली किसका है, आपके कस्टमर का जिसको कंपनी बनानी है, और आरओसी का। लायबिलिटी है कि कस्टमर क्या करे, आरओसी को ये पेमेंट्स करे, राइट। लायबिलिटी थी कि कस्टमर क्या करे, आरओसी को ये सारे पेमेंट्स करे। कस्टमर ने सप्लायर को बोल दिया कि यार सप्लायर सुनो ना, मेरे बिहाफ पे क्या करना, ये सारे पेमेंट कर देना, मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट कर देना, इनवॉइस पे मुझे बता देना। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की फीस मान लो 5,000 है। अब दूसरे सारे जो एक्सपेंसेस मुझे कस्टमर के बिहाफ पे एज इट इज करने पड़े थे वो मैंने बिल में अलग से दिखा दिए, भाई 100 रुपए यहाँ भरे, 1000 रुपए यहाँ भरे, तो ये मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई तो मेरी सप्लाई के लिए जो 5,000 था वही वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। कंडीशन क्या है, तो देखो कंडीशन ऐसी है प्योर एजेंट की कि जो पेमेंट है ना वो रेसिपिएंट और थर्ड पार्टी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होना चाहिए। सप्लायर तो बस ऑथोराइज्ड है, सप्लायर तो बस ऑथोराइज्ड है कि वो रेसिपिएंट के बिहाफ पे पेमेंट कर दे। इनवॉइस में सेपरेटली दिखाना भी पड़ेगा कि देख भाई तेरे बिहाफ पे इतना इतना पेमेंट मैंने एक्चुअल बेसिस पे एज इट इज करा है, एक्चुअल बेसिस पे एज इट इज आपके बिहाफ पे क्या करा है, ये पेमेंट कर दिया है, और मैंने जो सप्लाई प्रोवाइड करी है वो मेरी सप्लाई है, उसके रिलेशन में ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आइटम्स बस आपने बोला इसलिए आपके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। कभी भी यहाँ पे हमने अपने ओन इंटरेस्ट के लिए इस गुड सर्विस को यूज करने के बारे में सोचा भी नहीं, हमने कोई इसमें पैसा भी नहीं कमाया, कोई कट भी नहीं रखा। जो एक्चुअल अमाउंट रेसिपिएंट के बिहाफ पे इनकर करना था करा, उससे कलेक्ट करा, इनवॉइस में सेपरेटली शो करा। कभी भी ओन इंटरेस्ट के लिए इन गुड सर्विसेज को यूज नहीं किया, इनका टाइटल होल्ड नहीं किया। मैं तो बस एक ऑथराइज पर्सन हूं जो इसके भी आप पेमेंट कर रहा हूं, तो इनवॉइस में सेपरेटली डिक्लेयर कर दो और ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन बैंक में एक रोली पोली नाम का क्वेश्चन है, वो कर लेना, मस्त एक इकलौता क्वेश्चन करोगे आपका पूरा प्योर एजेंट का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। रोली पोली नाम का एक क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बैंक में, वो एक सॉल्व कर लेना। कस्टम्स एजेंट है जो गुड्स को क्लियर करवाने के लिए अपना एजेंसी चार्जेस तो लेगा ही, प्लस रेसिपिएंट के बिहाफ पे मान लो उधर उसने इंपोर्ट ड्यूटी भर दिया, डॉक चार्जेस भर दिए, डेमरेज चार्जेस भर दिए, वेयरहाउसिंग चार्जेस भर दिए, तो ये सारे चार्जेस रेसिपिएंट को कस्टम्स अथॉरिटी को भरने थे। सप्लायर एजेंट ने तो बस उसके बिहाफ पे उसके कहने पे भर दिए, इनवॉइस में सेपरेटली शो करके एज इट इज कलेक्ट कर लिए, तो वो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनते हैं। लेकिन वही एजेंट ने ट्रैवल करा जाके मशीन क्लियर करवाने के लिए, होटल में रुका, तो ट्रैवल और होटल का जो खर्चा वो रेसिपिएंट को बिल करेगा ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। क्यों होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड? क्योंकि मैम होटल में रुका कौन? एजेंट। होटल के मजे किसने लिए? एजेंट ने। ट्रैवल कौन किया? एजेंट। यानी हमने ओन इंटरेस्ट के लिए इस चीज को यूज कर लिया ना। जब मैंने डॉक चार्जेस या कस्टम ड्यूटी पे करा, वो तो एज इट इज पे करा, रेसिपिएंट से ले लिया, मेरा कोई बेनिफिट नहीं था इसमें, इसलिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं हुआ। लेकिन होटल में तो मैं रुकी, ट्रैवल तो मैंने किया एज एन एजेंट, तो वो एक्सपेंसेस भले ही आप रेसिपिएंट से एज इट इज रिकवर करो ना, लेकिन फिर भी वो इंसिडेंटल नेचर के हो जाते हैं और वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट
बन जाते हैं। कंडीशन इतनी सी है, पेमेंट सप्लायर करता है लेकिन रेसिपिएंट और थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रेसिपिएंट के कहने पे, ऑथराइजेशन पे एक्चुअल अमाउंट जितना पे किया उतना ही रिकवर किया, कोई कट नहीं लिया, खुद कभी भी मजे नहीं लिए, टाइटल होल्ड नहीं किया, अपने यूज के लिए यूज नहीं किया और इनवॉइस में सेपरेटली शो करा। अगर इनवॉइस में अगर इनवॉइस में सब कुछ मर्ज करके लमसम वैल्यू का बिल बना दोगे तो पूरा ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। ये प्योर एजेंट वाली चीजें आपको सेपरेटली इनवॉइस में बतानी पड़ेगी, तो फिर वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती है। इसका एक एग्जाम्पल ये एयरपोर्ट ड्यूज वाला है, सेल्फ रीड कर सकते हो। रूल 35 बोलता है कि मानो हमारा ट्रांजैक्शन आईएनआर में नहीं हुआ, इसको मिक्स मत करना 32.2 के साथ। 32.2 बोलता है डॉलर को रुपये में चेंज करवाया, येन को पाउंड यूरो में चेंज करवाया तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने बोलता है। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं मैंने कैलकुलेटर खरीदा लेकिन खरीद लिया मान लो $50 में, तो अब जीएसटी तो रुपये में भरना पड़ता है। यहाँ अपन बोलते हैं कि गुड्स और सर्विसेज ही खरीदे बेचे हैं लेकिन किसी और करेंसी में, पर जीएसटी तो आईएनआर में भरना है, उसका क्या करेंगे? तो भाई गुड्स के लिए आप क्या करो, फॉरेक्स करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के दिन कस्टम्स बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम्स सीबीआईसी का जो भी रेट था टाइम ऑफ सप्लाई के दिन कन्वर्जन का, उस हिसाब से गुड्स के लिए निकाल लो वैल्यू, और सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जो भी आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज था, उस रेट ऑफ एक्सचेंज से आप फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करो एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल के और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। इसको बच्चे मिक्स करते हैं रूल 32.2 के साथ। समझना, वहां तो फॉरेक्स को ही आईएनआर के लिए चेंज करा है, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, फॉरेक्स कन्वर्जन सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुड्स और सर्विस खरीदे बेचे हैं, गुड्स सर्विस खरीदने बेचने पे मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया अदर देन आईएनआर में, गवर्नमेंट को तो जीएसटी आईएनआर में ही देना पड़ेगा, तो वैल्यू निकाले कैसे आईएनआर में? तो गुड्स के लिए जो भी अमाउंट होगा सीबीआईसी टाइम ऑफ सप्लाई के दिन से कन्वर्ट कर लेना, सर्विस के लिए जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। रूल 35 करवाना पड़े तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का। रूल 35 बोलता है इंक्लूसिव वैल्यू को एक्सक्लूसिव कैसे बनाने का। मान लो मैंने आपको बोल दिया 150 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी है, एक्सक्लूसिव कैसे बनाओगे? 150 अपॉन 112%। तो सिंपली मैम 150 डिवाइड बाई 112%, आई विल से 133.92 समथिंग क्या हो जाएगा, मेरा एक्सक्लूसिव फिगर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही बताया कि बैक कैलकुलेशन करना है, इंक्लूसिव वैल्यू अपॉन 100 प्लस जीएसटी का रेट, और उससे आप टैक्स का अमाउंट भी निकाल सकते हो। ऐसा बैक कैलकुलेशन कैसा करना है ये तो सीधी सी बात है, सीए सीएमए के बच्चों को आता ही होगा।